ब्रह्मांडीय युद्ध एक विशाल घूमते हुए बैंगनी और पीले रंग के ऊर्जा तूफान के साथ अपने चरम पर पहुंच जाता है। इस अराजक ऊर्जा के भीतर से छिपा हुआ दुश्मन जोर से गालियां देता है, बदला लेने की कसम खाता है और अपने हमलावर को जान से मारने का वादा करता है। अचानक एक विशाल नुकीली लाल क्रिस्टल जैसी संरचना जो तीव्र लाल बिजली से ढकी हुई है, तारों भरे अंतरिक्ष को चीरती हुई बाहर निकलती है। वो विशाल लाल खंबा टुकड़ों में बिखर जाता है, जबकि राक्षस की आवाज पूरे ब्रह्मांड में जानलेवा धमकियां देती हुई गूंजती रहती है। अचानक सुनहरी ऊर्जा की एक तेज चमक उस विशाल लाल संरचना को बीच से काट देती है। तार्कीय कमांडर मोकुटो उस धमाके के बीच से बाहर निकलते हैं और शांति से लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन की उपस्थिति को भांप लेते हैं। एक उग्र और आत्मविश्वास से भरी नजर से विशालकाय मोकुटो पूरे युद्ध क्षेत्र में घोषणा करते हैं कि दुश्मन पूरी तरह से हार चुका है। वो सभी जीवित बचे योद्धाओं से एक खास नाम याद रखने को कहते हैं। उस युवा नायक के सामने गर्व से खड़े होकर मोकुटो पूरे ब्रह्मांड में जोर से घोषणा करते हैं कि जिस नाम को उन्हें याद रखना है वो है लू शेंग। अभी भी सुनहरी आभा मंडल से घिरे हुए लू शेंग इस भव्य घोषणा से पूरी तरह से हैरान नजर आते हैं। मोकुटो पूरे जोश के साथ दावा करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर कोई उस युवा प्रतिभाशाली नायक की रक्षा के लिए अपना खून बहाने पर गर्व महसूस करेगा। लू शेंग के चारों ओर अंतरिक्ष में तैरते हुए मानव योद्धाओं की एक भीड़ जीत की खुशी में जोरदार जयकारा करती है और अपने इस नए नायक का जश्न मनाती है। वो तीव्र आत्मिक ऊर्जा और मुकुटों की जोरदार आवाज पूरे अंतरिक्ष में गूंज उठती है। ये आवाज एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचती है और वहां मौजूद हर किसी के दिलों और दिमागों को विस्मय से थरथरा देती है। कुछ समय बाद तार्कीय कमांडर के गव्य कार्यालय के भीतर विशालकाय मोकुटो अपने विशाल सिंहासन पर बैठे होते हैं। वो सीढ़ियों के नीचे खड़े लू शेंग की ओर नीचे देखते हैं और उस युवा योद्धा से गंभीरतापूर्वक कहते हैं कि उसे अब इस अड्डे पर और नहीं रुकना चाहिए। अपने सहयोगियों हाई जिदाओ, एक लंबे गठीले बदन वाले युवक जिसकी दाढ़ी मूछें छटी हुई हैं, और नारंगी रंग के छोटे बालों वाली लड़की के साथ खड़े लू शेंग थोड़े असमंजस में नजर आते हैं। वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वो तो अभी स्टेशन पर पहुंचे हैं। अपनी आंखें बंद करते हुए मोकुटो शांति से लू शेंग की बात से सहमत होते हैं, लेकिन दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि लू शेंग जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति इस तरह की जगह के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। अपने सिंहासन से आगे की ओर झुकते हुए वो विशालकाय कमांडर उन्हें उनकी कठोर वास्तविकता से अवगत कराते हैं। वो लू शेंग को चेतावनी देता है कि लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन अपनी बुरी योजनाओं को कभी नहीं छोड़ेगा और लू शेंग पर उसके भविष्य के हमले कभी खत्म नहीं होंगे। उस विशाल कमांडर की ओर देखते हुए लू शेंग कहता है कि खतरे के बावजूद वो असल में लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन को चोट पहुंचाने में कामयाब रहा। मोकुटो के चेहरे पर एक समझदारी भरी मुस्कान आ जाती है जब वो उस युवा योद्धा से पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि लेवल 14 ही दुश्मन की असली सीमा है। लू शेंग के ऊपर खड़े होकर मोकुटो मानता है कि भले ही लू शेंग ने वार किया था, लेकिन उस अंधेरी शक्ति को उसने जो नुकसान पहुंचाया वो उतना ही कम था जितना किसी आम इंसान को एक छोटी सी खरोंच लगने से होता है। उस शानदार कमांडर का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो समझाता है कि खुद एक लेवल 14 का योद्धा होने के नाते वो जानता है कि अंधेरे पक्ष ने अभी तक अपनी असली और पूरी ताकत नहीं दिखाई है। वो ये भी मानता है कि युद्ध के मैदान में इतने सारे निचले रैंक के योद्धाओं के होने के कारण वो पूरी तरह से हमला शुरू करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। एक तीखी नजर के साथ मोकुटो एक गंभीर चेतावनी देता है। वो कहता है कि अगली बार जब वो अंधेरी शक्ति लू शेंग को देखे भी तो उसे मारने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देगी। अपनी बात साफ करते हुए मोकुटो लू शेंग की तारीफ करता है और उसे अपने 100 तारों वाले क्षेत्रों के इतिहास का सबसे महान प्रतिभाशाली योद्धा बताता है। लू शेंग पूरी तरह से चुप रहता है और एक हल्की ऊर्जा की चमक से घिरा रहता है, जबकि मोकुटो समझाता है कि उसका असली युद्ध का मैदान आखिरकार एक पूरा तारामंडल या शायद एक पूरा तारों वाला क्षेत्र होगा। कमांडर उसे सलाह देता है कि वो जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाए और उसे चेतावनी देता है कि वो उस जगह पर फंस कर ना रह जाए। इस सलाह को मानते हुए लू शेंग शांति से मोकुटो की ओर देखता है और पूछता है कि उसे आगे कहां जाना चाहिए। उत्साह में अपनी कई भुजाओं को पूरी तरह फैलाते हुए मोकुटो उसे जवाब देता है। वो गर्व से घोषणा करता है कि लू शेंग को तियानहे एकेडमी जाना चाहिए, जो पूरे तियानहे तारामंडल का सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण स्कूल है। जब लू शेंग अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है, दाढ़ी वाला लंबा और गठीला बड़का, छोटे नारंगी बालों वाली लड़की और हाई जिदाओ, तो मोकुटो उन्हें और बातें समझाता है। वो कहता है कि अकेडमी में लू शेंग को कई प्रतिभाशाली दोस्तों से मिलने और नए
प्रतिद्वंदियों का सामना करने का मौका मिलेगा। अपनी भुजाओं को आपस में बांधते हुए मोकोटो उन्हें पूरी योजना समझाता है। लुशेंग उस जगह पर प्रतिभाशाली आओनोंग ट्यूरिंग और मोकोटो के साथ जाएगा। मोकोटो खुद उन्हें वहां तक पहुंचाएगा। वो युवा योद्धा को भरोसा दिलाता है कि एक बार जब वे इस युद्ध क्षेत्र से निकल जाएंगे तो लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन के लिए उसे दोबारा धमकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए और आदरपूर्वक अपना हाथ उसकी छाती पर रखते हुए हाई जिदाओ दृढ़ता से घोषणा करता है कि वो और बाकी का समूह भी इस यात्रा में लुशेंग के साथ जाएंगे। लुशेंग सोच विचार करते हुए अपनी ठुड्डी को छूता है और मन ही मन सोचता है कि ये पहली बार है जब उसने तियानही एकेडमी के बारे में सुना है। हाई जिदाओ के बगल में खड़े होकर वो पूछता है कि एकेडमी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। हाई जिदाओ बताता है कि अगर वे स्पेस जंप का इस्तेमाल करते हैं तो यात्रा काफी तेज होगी, जिसमें लगभग 7 या 8 कॉस्मिक महीने लगेंगे। आत्मविश्वास से अपनी उंगलियां चटकाते हुए लुशेंग पूछता है कि वे कब निकलेंगे। अपनी भुजाओं को आपस में बांधते हुए कमांडर मोकोटो दृढ़ता से जवाब में वे कहते हैं कि वे तुरंत चले जाएंगे। उस विशाल कमांडर को देखते हुए हाई जिदाओ पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि उसने मोकोटो को कभी इतना सब्र से पेश आते हुए नहीं देखा। वो कमांडर जो आमतौर पर शांत रहता है, असल में समय निकालकर उन छोटी छोटी बातों को शांति से समझा रहा है जो आम समझ की बातें होनी चाहिए। मोकोटो आगे झुककर लुशेंग से पूछता है कि क्या उसके कोई और सवाल है। अपने मन में मोकोटो मजाक में सोचता है कि अगर लोग उसे इतना अच्छा व्यवहार करते हुए देख लें तो ये 100 बड़े स्टार क्षेत्रों में ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी। ऊपर देखते हुए लुशेंग स्टेशन से जाने से पहले अपने कुछ दोस्तों से मिलने की इजाज़त मांगता है। मोकोटो मान जाता है और हाई जिदाओ से उसे साथ ले जाने को कहता है। सफ़ेद चोगा पहने वो योद्धा सम्मानपूर्वक झुककर दिखाता है कि वो बात समझ गया है। जैसे ही लुशेंग और हाई जिदाओ भविष्य जैसी दिखने वाली गलियारे से गुजरते हैं, नारंगी रंग की छोटे बालों वाली लड़की उदास चेहरे के साथ उन्हें जाते हुए देखती रहती है। बेचैनी से आगे बढ़ते हुए वो लड़की कमांडर से पूछती है कि क्या वो सच में उस जीनियस को भेजने वाला है। उसे डर है कि इतनी जबरदस्त प्रतिभा वाला कोई व्यक्ति उनके बेस पर कभी वापस नहीं लौटेगा। मोकोटो प्यार से उसे मीना कहकर बुलाता है और समझाता है कि जंजीरें कभी किसी सितारे को रोककर नहीं रख सकती। वो कहता है कि वो युवा जीनियस तो असल में बहुत बड़ी चीज़ों के लिए बना है। शर्म से लाल गालों के साथ नीचे देखते हुए मीना अपने कपड़ों को कसकर पकड़ती है और उदासी से मानती है कि वो बात समझ गई है। हालांकि वो ये भी कहती है कि उसे अब भी दुख हो रहा है क्योंकि वो बस उसके जाने से पहले उसके साथ कुछ समय बिताना चाहती थी। अचानक गोटी रखे हुए एक लंबे चौड़े गठीले बदन वाले आदमी ने कमांडर को आवाज़ दी। उसने जोर देकर कहा कि उसे एक और बात जाननी है। पसीने से तर और बहुत गंभीर दिखते हुए उसने मोकोटो से पूछा कि क्या लुशेंग सच में उस भयानक लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन को चोट पहुंचाने में कामयाब रहा था। मोकोटो एक पल के लिए चुप हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, जबकि वो गठीले बदन वाला आदमी उसके जवाब का बेसब्री से इंतजार करता रहता है। चुप्पी तोड़ते हुए वो विशाल कमांडर शांति से इस बात से इनकार कर देता है, कहते हुए कि बात ठीक वैसी नहीं थी। ये सुनकर वो लंबा चौड़ा आदमी राहत की सांस लेता है और खुद को शांत करने के लिए अपने सीने पर हाथ रखता है, जबकि मीना चुपचाप उसके पीछे खड़ी रहती है। वो मानता है कि उसे पहले से ही पता था कि लुशेंग के लिए इतनी पागलपन भरी हरकत करना नामुमकिन था। नए आत्मविश्वास के साथ अपनी बाहें बांधते हुए वो समझाता है कि लुशेंग चाहे कितना भी बड़ा जीनियस क्यों ना हो, उसके लिए 2 बड़े पावर लेवल को छोड़कर आगे बढ़ना, ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ना और लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन जैसी सर्वोच्च हस्ती को खरोंच भी लगा पाना नामुमकिन है। हालांकि मोकोटो तुरंत उसे ठीक करता है। हाल की लड़ाई में हुए उस चकाचौंध भरे धमाके को याद करते हुए मोकोटो साफ करता है कि लुशेंग ने जो नुकसान पहुंचाया था वो असल में एक मामूली खरोंच से कहीं ज्यादा बुरा था। मोकोटो की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं जब वो उस अविश्वसनीय सच को बताने के लिए तैयार होता है। कमांडर बताता है कि लुशेंग का सुनहरा हमला इतना जबरदस्त था कि उसने असल में लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन के विशाल शरीर से उसकी एक पूरी बांह ही काट दी थी। इस चौंका देने वाले सच को सुनकर वो लंबा चौड़ा गठीले बदन वाला आदमी और मीना दोनों ही पूरी तरह से सदमे में आकर जम से जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वे अविश्वास में चिल्ला उठते हैं कि लुशेंग की ताकत असल में कितनी ज्यादा भयानक है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें